नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार देशमुख है। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में मैनेजर ल्यूब टेक्निकल सेल्स के पद पर कार्यरत हूँ। मैं गेट मेंटर के साथ 2009 से जुड़ा हुआ हूँ और बीआईटी दुर्ग 2011 बैच पास आउट हूँ। मुझे आज भी अरविंद राय सर की वो पहली क्लास याद है जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल दी, वरना हम भी उस भेड़ चाल का हिस्सा होते। गेट एस्पिरेंट से मेरा ये बोलना है कि किसी भी एग्ज़ाम में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ करने के माहौल में होते हैं और दूसरे वो जो केवल भीड़ का हिस्सा होते हैं। आपको इस भीड़ से दूर रहना है। माहौल से मेरा मतलब है स्टेट ऑफ माइंड। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग कॉलेज से निकलते थे चलिए, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल? जिसमें फ्यूल का एयर का मिक्सचर रहता है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल लिखा है, फ्यूल कहाँ लिखा है इसमें? एयर ही फ्यूल नहीं होता है। एयर कैसे फ्यूल हो जाएगा? फ्यूल पेट्रोल होगा, कोल होगा, डीजल होगा। एयर कैसे फ्यूल होगा मेरे भाई? एयर स्टैंडर्ड साइकिल वेयर द working substance is atmospheric air. एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हमने वेपर पावर साइकिल पढ़ा था, तो उसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या था? वाटर था। अभी जितनी हम साइकिल पढ़ेंगे इन सब में जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको हम एटमॉस्फेरिक एयर मान रहे हैं। प्रैक्टिकली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि फ्यूल बन जाता है। अगर आप डीजल इंजन की बात करोगे तो आप कंप्रेस तो करते हो प्योर एयर को, फिर क्या होता है उसके बाद कंबशन होता है। तो कंप्रेशन होता है प्योर एयर का, लेकिन एक्सपांशन के टाइम प्योर एयर नहीं रहती। एक्सपांशन के टाइम आपको मिलता है प्रोडक्ट ऑफ कंबशन गैसेस। पहले आपने कंप्रेस किया, फिर आप फ्यूल सप्लाई करते हो, फ्यूल बर्न होता है, और जब एक्सपांशन होता है तो आपके पास अब एयर नहीं है, प्योर एयर नहीं है, आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है। राइट? ऐसी सिंपली डीजल साइकिल के केस में अगर आप देखो तो आप क्या करते हो, फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कंप्रेस करते हो, और आफ्टर कंबशन एक्सपांशन किस चीज का होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंबशन का। तो यहां पे हम ये मान रहे हैं कि हमारा पूरे साइकिल में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एटमॉस्फेरिक एयर है। ये पहला एजम्पशन है। और दूसरा एजम्पशन ये है कि एयर इज कंसीडर एज आइडियल गैस। एयर इज कंसिडर्ड एज द आइडियल गैस। तो दो बेसिक चीजें हैं कि वर्किंग सब्सटेंस जो है वो एयर है, और दूसरा एयर को हमने आइडियल गैस अज्यूम किया है। चलिए, देर आर वेरियस एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, लेकिन आज अपन जो इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट साइकिल इज ऑटो साइकिल। दोस्तों, ऑटो साइकिल में, अच्छा, ये जो साइकिल है ये क्या है? वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। यानी कि ऑटो साइकिल वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। इसका मतलब क्या हुआ? आप फ्यूल सप्लाई करोगे और बदले में क्या मिलेगा आपको? मैकेनिकल वर्क मिलेगा। अब ऑटो साइकिल के बारे में जो चीज आपको दूसरी पता करनी है वो ये कि इसमें इट कंसिस्ट ऑफ टू आइसेंट्रोपिक एंड टू आइसोकोरिक प्रोसेस।
वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रही है और दो आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है, और लास्ट थिंग, इट इज अज्यूम्ड दैट all processes takes place in piston cylinder arrangement. इसका क्या मतलब हुआ? तो पिस्टन सिलेंडर बोलने का मतलब क्या हुआ? क्लोज सिस्टम। तो यहां पे आपको जो इक्वेशन यूज करनी है वो क्लोज सिस्टम की इक्वेशन यूज करनी है, फ्लो प्रोसेस की, यानी कि स्टडी फ्लो प्रोसेस की इक्वेशन यहां पे अप्लाई नहीं होगी। क्लियर है? यहां पे क्लोज सिस्टम की जो इक्वेशन थी, क्या थी क्लोज सिस्टम की इक्वेशन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अरे मेरे भाई वो फ्लो प्रोसेस है, कैसे? पीडीवी तो वर्क डन है, फर्स्ट लॉ नहीं है वो। डी क्यू, वेरी गुड, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। और हाँ, यहां पे एक पॉइंट और है, ऑल द processes are reversible. ऑल द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, करेक्ट है। तो यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज अज्यूम दैट ऑल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे इक्वेशन डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी वैलिड है, क्योंकि सारी प्रोसेसेस जो हैं वो, अच्छा ये डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी रैंकाइन साइकिल में लगेगा, तो क्या लगेगा वहां पे? ये नहीं लग सकता, तो क्या लग सकता है वहां पे? अरे यार, खत्म हो गया रैंकाइन साइकिल। अभी तक क्या किए थे रैंकाइन साइकिल में? वर्क निकालने के लिए या हीट ट्रांसफर निकालने? एसएफई लगाया था क्योंकि वो ओपन सिस्टम था, करेक्ट है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, दीज ऑल आर द क्लोज सिस्टम, यानी कि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर हो रही है। तो यहां पे आप एसएफई अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन यूज करनी है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। इसके साथ में चूंकि आइडियल वो है, तो आप वर्क निकालने के लिए यूज कर सकते हो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या? माइनस वीडीपी पी डीवी, राइट। वर्क निकालना है तो आप डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी यूज करोगे, और डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी करोगे। ये जो इस एक पेज पे लिखा है, यही ऑटो साइकिल है। इसके बाद का जो भी काम अपने को करना है, वो जो थर्मोडायनामिक्स हमने पहले पढ़ी थी अप टू सेकेंड लॉ, उसका इस्तेमाल करना है। चलो क्या बोल रहा है यहां पे, कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है? दो आइसेंट्रोपिक और दो आइसोकोरिक। चलो, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रही है। अब दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, एक में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा, करेक्ट है। अब बच गई दो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कोई भी इंजन होगा उसमें क्या कंडीशन है? हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन होना चाहिए। तो दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में तो कोई हीट सप्लाई नहीं हो रही, तो अब बच गई दो आइसोकोरिक प्रोसेस। तो दो में क्या होगा? एक में हीट सप्लाई होगा और एक में रिजेक्शन होगा। बस, अभी मेरे को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अब मैं पूरा सॉल्व कर सकता हूं क्वेश्चन को। चलो, पहले मैं एक प्रोसेस ले लिया 1 से 2। कौन सी प्रोसेस है ये? टीएस डाइक, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, करेक्ट। 2 से 3 प्रोसेस क्या होगी? 2 से 3 की जो प्रोसेस है वो होगी आइसोकोरिक।
तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया V इक्वल टू C। राइट। पॉइंट 3 मेरे को किधर मिलेगा, 2 के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? क्यों मिलेगा राइट में? क्यों, रिजेक्शन नहीं हो सकता क्या? तुमको क्या पता बढ़ रहा है कि घट रहा है? मेरे को तो सिर्फ ये पता है कि एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और दो आइसोकोरिक प्रोसेस है, और उसके बाद एक आइसेंट्रोपिक खत्म हुआ तो ऑब्वियसली दूसरी आइसोकोरिक प्रोसेस होगी। अब आइसोकोरिक में अगर हीट सप्लाई होगा तो पॉइंट 3 जो है वो राइट साइड में जाएगा, रिजेक्शन होगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा। तो पॉइंट 3 कहां मिलेगा और क्यों मिलेगा? हाँ, क्या क्या बेटा? हीट सप्लाई और रिजेक्शन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ नहीं अभी। 2 से 3 अगर हीट सप्लाई होगा तो राइट साइड में आएगा, हीट रिजेक्शन होगा तो लेफ्ट साइड में आएगा। बेटा यहां पे लिखा हुआ है कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है, करेक्ट है। अगर मान लो कि हीट रिजेक्शन होता तो साइकिल का डायरेक्शन क्या बन जाता? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, सॉरी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस को, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस को। तो यहां मेरे को पता है कि यहां पे मेरे को वर्क मिलने वाला है, तो साइकिल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? साइकिल की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो यहां के बाद जो आइसोकोरिक प्रोसेस होगी डेफिनेटली वहां पे हीट सप्लाई होगा, ना कि हीट रिजेक्शन। राइट, व्हाट नेक्स्ट? कहां तक हीट सप्लाई करोगे? कब तक हीट सप्लाई करोगे? जब तक कि आप मैक्सिमम टेम्परेचर पे ना पहुंच जाओगे। राइट, चलो अब सप्लाई एंड हो गया, मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंच गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब एक्सपांशन करना पड़ेगा। एक्सपांशन एंड हुआ, देन फॉलोड बाय V इक्वल टू C। क्लियर? अब ये डायग्राम बनने के बाद मेरे को सारी प्रोसेस क्लियर दिख रही है। 1 से 2 क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहां पे हो रहा है? कौन सी डिवाइस में? कंप्रेसर में। कंप्रेसर ओपन सिस्टम है मेरे भाई, यहां पे सारे काम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ही होंगे, तो कंप्रेशन कहां हो रहा है? उसके बाद हीट सप्लाई हो रही है, कहां पे हो रही है, कौन से डिवाइस पे? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। यहां पे 4 अलग अलग डिवाइसेस नहीं लगी है जैसे कि रैंकाइन साइकिल में लगी हुई थी। क्या क्या लगा हुआ था रैंकाइन साइकिल में? पंप लगा था, बॉयलर लगा था, कंडेंसर लगा था, टरबाइन लगा था। तो सारी प्रोसेसेस अलग अलग डिवाइस में हो रही थी। यहां पे सारी की सारी प्रोसेस एक ही डिवाइस में होंगी, दैट इज पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो यहां पे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि क्लोज सिस्टम है और सारी प्रोसेस को हम क्या मान रहे हैं? रिवर्सिबल, इसलिए डी क्यू प्लस पी डी वी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलो अब ये टीएस डायग्राम बन गया। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस टीएस डायग्राम इन पीवी डायग्राम। सबसे पहली प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, तो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया एक एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस मैंने ड्रॉ किया है। इस प्रोसेस में डायरेक्शन क्या होगा? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? तो क्या होगा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? सीधी सी बात है, कंप्रेशन है। कंप्रेशन में मतलब नेगेटिव वर्क हो रहा है। नेगेटिव वर्क हो रहा है यानी कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो ये आ गया 1
2, राइट? यस नो? चलो, 2 से 3 कैसे लाइन ड्रॉ होगी? स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरे को पहले ही मालूम है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहिए। और दूसरा, ये डायग्राम भी मेरे सामने है जो मेरे को रिप्रेजेंट करता है कि पॉइंट 3 जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये आया पॉइंट 3, राइट? 3 के बाद अब क्या होगा? अगेन एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, अगेन एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। 4, and that completes the cycle, correct? चलिए, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। दिस इज द पिस्टन एंड दिस इज द सिलेंडर, करेक्ट है? अब पिस्टन में 2 पोजीशन होती है। एक होता है इसका इनर डेड सेंटर पोजीशन, आईडीसी बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है ओडीसी, राइट? चलो, ये वॉल्यूम जो है आईडीसी के बाद जो वॉल्यूम है इसको मैं लिख लेता हूं उसे वीए, और यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है इसको मैं लिख लेता हूं वीबी, राइट? दोस्तों, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि ये डायग्राम में V1 क्या होगा और V2 क्या होगा? पिस्टन का मूवमेंट जो होता है वो आईडीसी से ओडीसी तक होता है। आईडीसी से ओडीसी जाएगा, ओडीसी से आईडीसी आएगा। तो ये डायग्राम को देख के बताओ कि इसमें वॉल्यूम V1 कौन सा है और V2 कौन सा है? V1 आईडीसी पे होगा, सब गलत। V1 क्या है? कंप्रेशन के पहले का वॉल्यूम। तो कंप्रेशन के पहले का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? हाँ, अबे आईडीसी वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम VA और VB है। कंप्रेशन के पहले का वॉल्यूम VA है और कंप्रेशन के बाद का वॉल्यूम सिंपल है यार, सिंपल है। कंप्रेशन के पहले का जो वॉल्यूम है, कंप्रेशन के पहले का जो वॉल्यूम है V1, दैट इज नथिंग बट VA प्लस VB, करेक्ट है? और कंप्रेशन के बाद का वॉल्यूम क्या है? कंप्रेशन के बाद का वॉल्यूम जो है वो है VA, करेक्ट है? दोस्तों, जब आप कोई बाइक खरीदते हो तो उसमें बोलता है कि 150 सीसी का इंजन है। सीसी काय की यूनिट है? हाँ, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि वॉल्यूम का यूनिट है। तो इंजन में वॉल्यूम काय का आ गया? सिलेंडर का वॉल्यूम है? नो, इट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट इज नॉट द क्लियरेंस वॉल्यूम। जो आप वॉल्यूम पढ़ते हो वो है स्वेप्ट वॉल्यूम। ये जो VB लिखा हुआ है, दिस VB इज नथिंग बट द स्वेप्ट वॉल्यूम। इस VB को हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये VA को हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, राइट? चलिए दोस्तों, अब यहां पे कुछ टर्म अपन देखते हैं। यहां पे हम डिफाइन करते हैं
कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन। तो क्या लिखूं यहां पे? आरसी इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन। या बिफोर कंप्रेशन क्या वॉल्यूम था? हाँ, बिफोर कंप्रेशन जो वॉल्यूम था वो V1 था, आफ्टर कंप्रेशन क्या मिला? V2। तो कंप्रेशन रेशियो को हम लिखते हैं V1 बाई V2। या देखो, अब ये कंप्रेशन रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? ये कंप्रेशन रेशियो डिपेंड करेगा मेरे सिलेंडर की डिजाइन पर। कैसे डिपेंड करेगा सिलेंडर की डिजाइन पे? चलो देखते हैं। V1 को मैं लिख सकता हूं क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस द स्वेप्ट वॉल्यूम, राइट बच्चों? एंड व्हाट इज V2? V2 इज नथिंग बट द क्लियरेंस वॉल्यूम, राइट? तो कंप्रेशन रेशियो मेरे को क्या मिल गया? 1 प्लस VS यानी कि स्वेट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द कंप्रेशन वॉल्यूम। स्वेट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द कंप्रेशन वॉल्यूम, राइट? चलिए, तो अब ये ऑटो साइकिल का मेरे को एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। ये ऑटो साइकिल का हमको एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। ये ऑटो साइकिल का हमको एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। किसी भी साइकिल का अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? वर्क डन निकाल लोगे, टोटल नेट वर्क डन निकाल लोगे, ठीक है। और क्या तरीका है? दूसरा फॉर्मूला क्या है? एक तो ठीक है, डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई कर दोगे, करेक्ट है। आप एक काम करो, क्योंकि इसमें आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, आपको नेटवर्क निकालना पड़ेगा और आपको हीट सप्लाई निकालनी पड़ेगी। तो आप एक फॉर्मूला यूज करो, 1 माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, राइट? चलिए, अब हम देख लेते हैं कि हर प्रोसेस में कितना हीट सप्लाई हो रहा है। 1 से 2 में कितना हीट सप्लाई हुआ? हाँ, T2 माइनस T1 हीट सप्लाई हुआ। बेटा ये T2 माइनस T1 हुआ केल्विन, तो वो हीट सप्लाई के बराबर कैसे हो जाएगा? हाँ, S इंटू T2 माइनस T1। यार बिल्कुल तुम लोग ना पढ़ाई लिखाई करते नहीं। प्रोसेस है कौन सी? आइसेंट्रोपिक है। सारी प्रोसेस यहाँ पे जो है वो रिवर्सिबल है। तो प्रोसेस कौन सी हुई? रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक। और रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक का क्या मतलब होता है? एडियाबेटिक। तो हीट सप्लाई क्या हुआ? जीरो। दूसरा आप देखो, हीट सप्लाई रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप कैसे निकालते हो? डी क्यू इक्वल टू TdS। तो यहां पे क्या हो रहा है? DS इज जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, डी क्यू इक्वल टू TdS। तो DS इक्वल टू जीरो, सो व्हाट इज द हीट सप्लाई? हीट सप्लाई इज जीरो, करेक्ट? What is the heat supply in process 2-3? अरे बाबा, हीट सप्लाई, हाँ, T इंटू S3 माइनस S2। और T क्या है? अरे प्रभु, अभी अभी लिखाया था, डी क्यू इक्वल टू DU प्लस PdV, करेक्ट है। अभी मेरे को प्रोसेस 2-3 के लिए हीट ट्रांसफर निकालना है। तो Q23 क्या हो जाएगा? DU यानी कि U3 माइनस U2, राइट? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PdV? प्लस जीरो। आ रही है बात समझ में? तो बेटा Q23 मेरे को क्या मिला? CV T3 माइनस T2, राइट? दैट इज CV T3 माइनस T2।
तो ये मेरे को मिल गया हीट सप्लाई 2 से 3 के बीच में। ये CV T3 माइनस T2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, T3 इज ग्रेटर देन T2, तो ये क्या बन गया? हीट सप्लाई। क्लियर? चलिए अब आ जाओ आप प्रोसेस 2-3 के बाद है प्रोसेस 3-4। कितना हीट सप्लाई हो रहा है प्रोसेस 3-4 में? प्रोसेस 3-4 में जो हीट सप्लाई है दैट इज 0, राइट। प्रोसेस 4-1 में कितना हीट सप्लाई होगा? U1 माइनस U4 प्लस PdV, एंड PdV इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, V इक्वल टू कांस्टेंट है। तो क्या मिल गया मेरे को? U1 माइनस U4, एंड U1 माइनस U4 इज व्हाट? CV T1 माइनस T4, करेक्ट है। अब ये CV T1 माइनस T4 क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये 4 है, ये 1 है, दैट इज नेगेटिव। एम आई क्लियर? तो मेरे को मिल गया यहां से हीट रिजेक्शन। कितना आया हीट रिजेक्शन? CV, वेरी गुड वेरी गुड, T4 माइनस T1। क्योंकि जब मैं रिजेक्शन लिख रहा हूं तो मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मेरे को उसके साइन से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मान रहा हूं कि ये बाहर जा रहा है, तो मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या है? CV T4 माइनस T1। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ द एफिशिएंसी हमने देखा 1 माइनस QR डिवाइडेड बाई QS आया। क्लियर? तो क्या बन गया ये? 1 माइनस CV T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई CV T3 माइनस T2। करेक्ट बच्चों? यस नो? So what is the efficiency? I got the efficiency is equals to 1 minus T4 minus T1 divided by T3 minus T2. Clear? दोस्तों अब मेरे को करना क्या है कि सारे टेम्परेचर को मेरे को T1 के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मेरे को फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन T2 एंड T1। T2 और T1 के बीच में क्या रिलेशन होगा? अच्छा हाँ, आपको गिवन क्या है यहां पे? आपको गिवन है कंप्रेशन रेशियो RC। एंड व्हाट इज RC? V1 बाई V2, करेक्ट है, V1 बाई V2। चलो अब मेरे को यहां पे करना यह है कि सारे टेम्परेचर्स को T1 के टर्म में कैलकुलेट करना है। चलो प्रोसेस 1-2 कौन सी प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक है, राइट। तो बेटा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन होती है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? T और V के बीच का रिलेशन। आई नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, मेरे को T2 बाई T1 निकालना है, और गिवन क्या है? RC गिवन है, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे को टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालना है। तो क्या करूंगा? इस इक्वेशन में से प्रेशर को एलिमिनेट करूंगा। कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं? PV इज इक्वल्स टू RT। तो P की जगह पे मैं लिख सकता हूं T बाई V, क्योंकि R इज कांस्टेंट, यहां पे भी कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो R इज द कांस्टेंट। तो मेरे को क्या मिल गया? T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर बच्चों? तो बाबू यहां से मेरे को क्या मिलेगा? T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 2, सॉरी गामा माइनस 1। तो क्या मिला? T2 बाई T1 इज इक्वल टू
V1 by V2 to the power gamma minus 1. So I got T2 by T1 is nothing but RC to the power gamma minus 1. क्लियर? चलो, अब एक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है यहां पे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 3-4। आइसेंट्रोपिक 3-4 को कंसीडर करूंगा तो मेरे को किसके बीच में रिलेशन मिलेगा? T3 और T4 के बीच में। T3 बाई T4 क्या हो जाएगा? V4 बाई V3 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। क्लियर है? अब इधर आओ, V4 किसके बराबर है? V1 के बराबर है, तो V4 की जगह मैं V1 लिख सकता हूं, और V3 V2 के बराबर है। वेरी गुड। तो यहां से मेरे को क्या रिलेशन मिला? V1 by V2 to the power gamma minus 1, so that is again equal to RC to the power gamma minus 1। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? अब देखो ऑटो साइकिल के बारे में, वैसे तो मैंने आपको क्या बोला, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑटो साइकिल के बारे में सिर्फ ये पेज पे लिखी हुई बातों को जानते हो और जितना मैंने आपको पहले पढ़ाया है वो समझते हो, तो ऑटो साइकिल का कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सवाल को कम टाइम में सॉल्व करना है, इसलिए कभी कभी कुछ फॉर्मूले मेरे को ध्यान में रख लेने चाहिए, जिससे मेरा काम जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो वहीं पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे को मिलने वाली है अभी। ये इक्वेशन नंबर 1 आया, T2 बाई T1 इक्वल टू RC टू द पावर गामा माइनस 1। और दूसरा इक्वेशन क्या आया? T3 बाई T4 इज इक्वल्स टू व्हाट? RC टू द पावर गामा माइनस 1। क्लियर बच्चों? तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या पता चला? वेरी गुड। T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू T3 बाई T4। दोस्तों, जब भी आप एयर स्टैंडर्ड रैंकाइन साइकिल का क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो आपको क्वेश्चन को हलवा बनाने के लिए क्या करना पड़ता था? हर पॉइंट पर एंथैल्पी निकल गई, उसके बाद अपना काम एकदम हलवा हो जाता था। सिमिलरली एयर स्टैंडर्ड साइकिल के केस में अगर आप हर पॉइंट पे टेम्परेचर निकाल लो, तो फिर आपका काम एकदम हलवा हो जाएगा। तो ये रिलेशन मेरे को नॉर्मली 1-2 टेम्परेचर मेरे को क्वेश्चन में दिए होते हैं, कई बार 3 टेम्परेचर दिए हैं, तो मेरे को चौथा टेम्परेचर भी डायरेक्टली ये रिलेशन से मिल जाएगा। तो दिस रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब अगर ये रिलेशन याद नहीं होगी तो सवाल बनेगा नहीं। क्या बोलते हो? अगर ये इक्वेशन अपन याद नहीं रखते तो सवाल बनेगा नहीं। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा, लेकिन सवाल को बनाने में टाइम लगेगा। तो ये रिलेशन T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T4, ये याद रखना है। करेक्ट है? अभी अपन एफिशिएंसी क्या निकाले थे? एफिशिएंसी हम निकाले थे 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। राइट? तो बेटा यहां से मैं लिख लेता हूं इसको, एफिशिएंसी को 1 माइनस T1 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा? T4 बाई T1 माइनस 1, और यहां से मैं T2 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बच जाता है? T3 बाई T2 माइनस 1। What is the relation between T4 by T1 and T3 by T2? T4 by T1 क्या मिल रहा है यहां से? देखो, T4 by T1 इज नथिंग बट T3 by T2। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया। राइट? तो आपको एफिशिएंसी क्या मिल गई? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 by T2। What is T1 and T2?
कैसे डिफाइन करूंगा T1 क्या है और T2 क्या है? टेम्परेचर बिफोर कंप्रेशन एंड टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन. कैन आई से इट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल? क्या मैं T1 और T2 को मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर बोल सकता हूं? नहीं, T1 को मैं मिनिमम टेम्परेचर बोल सकता हूं, बट T2 इज नॉट द मैक्सिमम टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन. राइट, तो एफिशिएंसी मेरे को मिल गया 1 माइनस T1 बाई T2. और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था T2 बाई T1 किसके बराबर आया था? RC टू द पावर गामा माइनस 1 के बराबर आया था. इज दैट क्लियर? चलिए, सो द एफिशिएंसी इज 1 माइनस 1 अपॉन RC टू द पावर गामा माइनस 1. क्लियर है बच्चों? तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन RC टू द पावर गामा माइनस 1, एंड एक और रिलेशन T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T4. ये रिलेशन आपने याद रखनी है. ये रिलेशन आपको याद रखनी है इन केस ऑफ ऑटो साइकिल. नहीं याद रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल नहीं बनेगा, पर शायद जो 10 सेकंड का सवाल था उसको बनाने में मेरे को 4 या 5 मिनट लग जाएं. अगर ये 3 रिलेशन जो मैंने आपको लिखाई है, कोई भी सवाल आपका ऑटो साइकिल का आएगा वो 1 मिनट के अंदर अंदर बन जाने वाला है. कोई भी सवाल 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा. चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल आती है दैट इज डीजल साइकिल. दैट इज डीजल साइकिल. बेटा, डीजल साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. ऑटो साइकिल में क्या था? 2 आइसोकोरिक था, तो एक आइसोकोरिक हीट एडिशन था और एक आइसोकोरिक रिजेक्शन था. यहां पे जो आइसोकोरिक हीट एडिशन है वो रिप्लेस हो जाएगा आइसोबारिक हीट एडिशन से. अच्छा, ये डीजल साइकिल अगेन इट इज द वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल. वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है. ये 3 प्रोसेस से साइकिल कंप्लीट होगी, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी कि हीट सप्लाई नहीं हुआ, आइसोबारिक हमने हीट एडिशन किया. तो कोई भी इंजन में सप्लाई हुआ है तो रिजेक्शन भी होगा. तो यहां पे एक है आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन. आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन. Again, all the processes are performed in piston cylinder arrangement. That's it. If you know that much only, you can solve the question of diesel cycle. You can solve the question of diesel cycle. चलो, तो ये जो इंफॉर्मेशन मिली है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके सबसे पहले मैं ट्राई करता हूं इस साइकिल का टीएस डायग्राम बनाने के लिए. 1 से 2 एक प्रोसेस मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी. इसके बाद वाली प्रोसेस बताओ मेरे को. क्यों आइसोबारिक? व्हाई नॉट आइसोकोरिक? सिंपल सी बात है. आइसोकोरिक में क्या हो रहा है? रिजेक्शन होगा तो 0.3 किधर आएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा. लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस बन जाएगा, यानी कि हीट पंप बन जाएगा. मेरे को चाहिए हीट इंजन, तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस है वो हीट सप्लाई की होनी चाहिए थी. और हीट सप्लाई किस में हो रहा है? आइसोबारिक. तो यहां पे अगली प्रोसेस जो आएगी वो आएगी P = C.
P इक्वल टू सी, कहां तक जाओगे आप? मैक्सिमम टेम्परेचर तक, करेक्ट है। देन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा एक्सपांशन, और एक्सपांशन के बाद फिर साइकिल आएगी V इक्वल टू सी की, 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? चलिए, अब ये डायग्राम, जब एक डायग्राम बन जाता है तो दूसरे डायग्राम में कन्वर्ट करना बच्चों का खेल हो जाता है फिर। वन से टू कैसी लाइन जाएगी? 1 से 2 प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेशन हो रहा है ना, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। तो ये लाइन आया 1 से 2। 2 से 3 कैसी लाइन जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, किधर जाएगी? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? अगेन अगर लेफ्ट साइड जा रही है तो साइकिल मेरी उल्टी बन जा रही है, तो ये जाएगा राइट साइड में। ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3। इसके बाद नीचे जाएगा एंड कंप्लीट हो जाएगा ये। वन टू थ्री एंड 4। क्लियर बच्चों? अगर ये दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम का भी होता तब भी दोनों का स्लोप अलग होता, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे है, राइट? तो टेम्परेचर के हिसाब से स्लोप चेंज होता है। और ऑब्वियसली ये P इक्वल टू सी और V इक्वल टू सी की लाइन है, तो डेफिनेटली इनका अगर मान लो एक ही टेम्परेचर से स्टार्ट होता तभी भी स्लोप मेरे को अलग अलग मिलता। यहां तो अलग अलग टेम्परेचर पे है, राइट? तो ऑब्वियसली स्लोप तो अलग अलग ही मिलेगा। चलिए, अब हमने पहले एक टर्म डिफाइन किया था आरसी। क्या होता है बेटा आरसी? V1 बाई V2। अगर मैं ऑटो साइकिल में V3 बाई V2 निकालूं तो क्या वैल्यू आएगी? निकाल के बताओ। अरे साइकिल देख लो भाई, ऑटो साइकिल में V3 बाई V2 की क्या वैल्यू मिलती? 1 मिल जाती। यहां पे भी 1 आएगी क्या? यहां पे 1 आएगी क्या? नहीं। तो यहां पे हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो, एंड ऑल द रेशियोज आर ग्रेटर देन 1। अब कट ऑफ रेशियो जो है वो V3 और V2 के बीच का रिलेशन है, तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? V3 बाई V2। वेरी गुड। एक्सपांशन कौन से पॉइंट पे शुरू हो रहा है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। और खत्म कहां पे हो रहा है? तो यहां पे एक और टर्म अपन डिफाइन कर लेते हैं, एक्सपांशन रेशियो। क्या फॉर्मूला बनेगा एक्सपांशन रेशियो का? गलत। ऑल द रेशियोज आर ग्रेटर देन 1, तो V4 बाई V3 बनेगा। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब अपन एक काम करते हैं, रो इंटू आर ई करते हैं। रो की क्या वैल्यू थी? V3 बाई V2। वेरी गुड। और आर ई की क्या वैल्यू है? V4 बाई V3। तो क्या हो गया? V3 से V3 कैंसिल आउट हो गया। क्या मिल गया मेरे को? V4 बाई V2। एंड V4 इज व्हाट? V1। तो बेटा ये हो गया V1 बाई V2, so that is equal to RC. So we get an important relation, that is RC is nothing but rho into RE.
रो इंटू आर ई। ये जो रिलेशन है बेटा, इज दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, तीनों के लिए ये रिलेशन वैलिड है। ऑटो साइकिल के लिए रो कितना था? 1। तो ऑटो साइकिल में क्या हो जाता है, आरसी और आर ई इक्वल हो जाते हैं। ड्यूल साइकिल और डीजल साइकिल में आरसी जो है वो रो इंटू आर ई होता है। इज इट क्लियर? व्हाट इज रो? कट ऑफ रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम? V3 बाई V2 से। अच्छा, आप बता सकते हो कि इसको कट ऑफ रेशियो क्यों बोल रहे हैं? क्या कट ऑफ हो रहा है? क्या कट ऑफ हो रहा है पॉइंट 3 पे जाके? हीट सप्लाई कट ऑफ हो रही है ना? तो कट ऑफ रेशियो जो है कि जहां पे हीट सप्लाई एंड हुई टू द जहां पे हीट सप्लाई स्टार्ट हुआ, तो एंड हुआ था 3 पे और स्टार्ट हुआ था 2 पे, तो दैट बिकम्स V3 बाई V2। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां तक बात समझ में आई? चलिए, नाउ द लास्ट थिंग, you have to calculate the efficiency of the diesel cycle in terms of RC, यानी RC क्या है? एंड कट ऑफ रेशियो रो। हिंट मैं आपको दे देता हूं। कैन यू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन T2 एंड T1? मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? T2 बाई T1 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो RC2 से निकल जाएगा। कैन यू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन T3 एंड T2? एडियाबेटिक 3 और 2 के लिए। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो मैं यहां से T3 और T2 के बीच में रिलेशन निकाल लूंगा। T3 और T4 के बीच में रिलेशन मेरे को मिल जाएगा। T3 और T4 के बीच में रिलेशन मेरे को मिल जाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कंसीडर करके। तो मैं क्या करूंगा, पहले T1 को ले लिया, अब मैं T2 कैलकुलेट करूंगा किसके टर्म में? T1 के टर्म में। देन आई कैलकुलेट T3 इन टर्म्स ऑफ T2, बट अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ T1। देन आई फाइंड आउट T4 इन टर्म्स ऑफ T3, अल्टीमेटली इन टर्म्स ऑफ T1। तो T1 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, आपको रिलेशन आरसी और रो के बीच में मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? फटाफट सॉल्व करो। क्या है आंसर? हाँ, एफिशिएंसी का डिवाइडेड बाय गामा भी आएगा ना। चलो ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा देखो 1-2 में हीट सप्लाई, हाँ, प्रोसेस 1-2 में कितना हीट सप्लाई हो रहा है? तो कितना हो रहा है? 0। 2-3 में कहां से आया ये? कहां से आया? ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में हमको पता है हीट सप्लाई
हो जाता है Cp, निकाल सकते हो ना इसको, Cp T3 माइनस T2, करेक्ट है। 3-4 में हो रहा है 0, इज दैट क्लियर? और ये हो गया मेरा हीट सप्लाई, तो इसका मतलब 4-1 में रिजेक्शन हो रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट रिजेक्शन? Cv T4 माइनस T1, राइट बच्चों? So I got the efficiency formula. Efficiency is equals to 1 minus Cv T4 minus T1 divided by Cp T3 minus T2, right? So I got efficiency is equals to 1 minus Cv by Cp equal to 1 by gamma. तो T4 minus T1 divided by gamma times T3 minus T2, राइट बच्चों? चलिए जी, अब I know that T2 by T1 is what? T2 by T1 is Rc to the power gamma minus 1. So I got T1 equal to T2 times Rc to the power gamma minus 1. क्लियर? 2 से 3 कौन सी प्रोसेस है? आइसोबारिक प्रोसेस। 2-3, what I will get the relation? T3 by T2 would be equal to V3 by V2. आइसोबारिक प्रोसेस है तो T3 by T2 इक्वल टू V3 by V2 मिल गया, राइट? दैट इज इक्वल टू रो. सो आई गॉट T3 इक्वल्स टू रो टाइम्स Rc to the power gamma minus 1 into T1, right? Now let's consider the isentropic process. Process 3-4. So I will get T3 by T4 equals to V4 by V3 to the power gamma minus 1, and V4 by V3 equal to Re, right? And we know that Rc is equals to Re into rho. So I got Re equal to Rc by rho, right? तो मेरे को मिल गया T3 by T4 इक्वल टू Rc by गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1. क्लियर है ये? So I got T4 is equals to rho upon Rc to the power gamma minus 1 into T3. Is it clear? So T4 is equals to rho upon Rc to the power gamma minus 1 into T3. और T3 मेरे को क्या मिला था? रो टाइम्स Rc to the power gamma minus 1 into T1. क्लियर? तो क्या मिला? रो टू द पावर गामा इंटू T1. अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद रखेंगे. T4 इज इक्वल टू रो टू द पावर गामा इंटू T1. ये रिलेशन याद नहीं रखने पे कई बार डीजल साइकिल के क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि मेरे को लगता है ये मेरे से बन ही नहीं पाएगा. ये रिलेशन को याद रखो तो आसानी से डीजल साइकिल का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. तो ये रिलेशन को याद रखना है, T4 इज इक्वल टू रो टू द पावर गामा इंटू T1. इज इट क्लियर? चलिए, तो सारे टेम्परेचर मेरे को मिल गए किसके टर्म्स में? T1 में. तो अब तो सिर्फ लड्डू खाना है मेरे को. एफिशिएंसी मैंने निकाला था 1 माइनस
1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2, राइट. सो आई गॉट एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 क्या मिला, रो टू द पावर गामा माइनस 1 T1, T3 क्या मिला था, रो इंटू आर सी टू द पावर गामा माइनस 1, और T2 क्या मिला था, आर सी टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू T1. T1 आ गया, करेक्ट है. सो आई गॉट द एफिशिएंसी दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस रो टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा इंटू आर सी टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय रो माइनस 1. अगेन ये फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा. इनफैक्ट देखो बॉटम लाइन ये है कि फॉर्मूला याद होना अच्छी बात है, लेकिन ना भी याद हो तो कॉन्सेप्ट मेरा वही यूज करना है मेरे को जो मैंने अब तक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है. कोई भी साइकिल का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो डीजल साइकिल में दो रिलेशन याद रखिएगा. एक ये रिलेशन जो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो. अब जैसे मान लो मेरे को दिया है रो दिया है और आरसी दिया है, कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं. तो अब मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो डायरेक्टली रो और आरसी का वैल्यू पुट कर दूंगा तो 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरा आंसर निकल जाएगा. और दूसरा एक रिलेशन याद रखना, ये काम आएगी आपकी, T4 इक्वल टू क्या, रो टू द पावर गामा इंटू T1. बस ये दो रिलेशन को याद रखो, डीजल साइकिल के क्वेश्चंस बन जाएंगे, राइट. चलिए ठीक है, तो फिर कल डिस्कस करते हैं. टुमारो वी विल डिस्कस द ड्यूल साइकिल और हम कंपेयर करेंगे इन तीनों साइकिल्स को, डीजल, ड्यूल और ऑटो साइकिल को. तो अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है. जो भी हमने यूज किया है बेटा वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. आज हमने सिर्फ उसका एप्लीकेशन किया था, राइट. चलो ठीक है, फिर कल की क्लास में करते हैं डिस्कस.